हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 600 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज हम लोग आप लोगों का जो हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस और चित्रकला, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप ये कंप्लीट कर दोगे ना तो आपका 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया है और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, आपको पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक टॉपिक अच्छे से बताया गया है, सारे सब्जेक्ट का। बस इतना पढ़ लो जितना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक है तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो पढ़कर आप 90% बहुत आसानी से ला सकते हो। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को आपको 20,000 लाइक तक जरूर ले जाना है और आज की इस वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना। एक एक सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ के, फिर साइंस के, फिर सोशल साइंस, फिर चित्रकला के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 16 फरवरी को पेपर है। 2023 बोर्ड एग्जाम का 16 फरवरी को जाओ और ये सारे तैयार करके आप 90% 95% लाख कर आओगे। हिंदी में आग लगा कर आओगे पेपर में, अगर जितना बता रहा हूं इतना तैयार करके जाओगे। ठीक है, बस इतना टॉपिक पढ़ लो क्योंकि अब आपको मेहनत करना है, मेहनत करके पढ़ाई करना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है हिंदी के गद्य के 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लो और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको याद कर लो, लिख लिख कर याद करो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पहले तैयार करो, फिर हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। सारे को मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैंने पढ़ा रखा है, जो बता रहा हूं ये सारा पढ़ा रखा हूं। ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़े हो आपकी गलती है, क्या कर रहे हो। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है। 5 मार्क्स के आपके ये ऑब्जेक्टिव आएंगे और फिर रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार ये 3 नंबर का आएगा। रस 1 नंबर का, छंद 1 नंबर का, अलंकार 1 नंबर का। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का आपका सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट में क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आपका रस छंद अलंकार, हिंदी के गद्य पद, ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उपसर्ग आपका 1 नंबर का रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। प्रत्यय भी आपका 1 ही नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समास आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तत्सम एवं तद्भव आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। संधि विच्छेद 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और सप्त रूप आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, धातु रूप 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये सारा अगर पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में कवर कराए हैं। जाओ फटाफट से देखो, सारे बहुविकल्पीय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी हैं 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव है ना, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्लास 10 हिंदी में, जाओ वो वीडियो देख लो, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, तैयार रखना। ठीक है, और फिर आपके महत्वपूर्ण गद्यांश 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, अब मित्रता और ममता चैप्टर तैयार कर लो। मैं आपको एकदम सीक्रेट बता रहा हूं, आप 6 नंबर फिक्स करके आओगे, 6 नंबर ऐसे लिख कर आओगे, फिक्स करके आओगे, कहोगे सर उसी में से ही आया था, आपने जो बताया था वही आया था। क्योंकि अगले जो इससे पहले बच्चे ने पेपर दिया था सारे को मैंने ऐसा ही बताया था, वो लोग 95% 98% तक भाई मार्क्स आया है, यकीन करो। ठीक है, तो ये आप लोग महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश तैयार कर लेना। पहले गद्यांश के लिए 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया हूं, तैयार कर लेना, मित्रता और ममता, ये दोनों चैप्टर जाओ फटाक से तैयार करो। फिर हम लोग आते हैं पद्यांश पर। अब स्टूडेंट हमारा आता है पद्यांश के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर। जो पद्यांश है, पद्यांश के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है। पहला आप लोगों को तैयार करना है पद। पद वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, पद। फिर आपका धनुष भंग, वन पद पर, ये सब पद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को ये सारा तैयार करके ही जाना है, फिर आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आओगे 90%। ठीक है, अब आपको लेखक तथा कवि का जीवन परिचय में कौन सा, देखो लेखक में आपको 2 जीवन परिचय तैयार करना है, कवि में 3 जीवन परिचय। 2 जीवन परिचय कौन सा तैयार करना है, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको लेखक में तैयार कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, लेखक में। फिर आपको जयशंकर प्रसाद जी का तैयार करना है लेखक में। ये 2
जीवन परिचय आप तैयार कर लेना। लेखक में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और कवि में अभी मैं आपको बताता हूं, पहले लेखक में आपको ये दो तैयार कर लेना, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल आप तैयार कर लेना, रामबाण है, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि आप कोई भी पेपर, कोई भी मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर कुछ भी उठा के देख लो, आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आपने नहीं तैयार किया है तो एक एक घंटे का काम है। फिर सूरदास जी का आपको कवि में तैयार करना है, तुलसीदास जी का कवि में, ठीक है, और महादेवी वर्मा, इन तीनों का कवि में तैयार कर लेना। कुल मिला के 5 जीवन परिचय आपको तैयार करना है, आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। और 10 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके परसेंटेज को बड़ा करने के लिए, बड़ा और अच्छा करने के लिए। ठीक है, एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। अब ये नंबर, एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चा एक नंबर से फेल हो गया हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेखक और कवि का जीवन परिचय। फिर देखो आता है श्लोक। श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। श्लोक कौन सा तैयार करना है, देखो श्लोक के लिए मैं आपको बता देता हूं, 2 श्लोक बता देता हूं। पहला, बंधनम मरणम अपि जयो अपि पराजयः और उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। ये आप लोग पहला श्लोक तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार कर लोगे तो फिर आपका श्लोक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आप लोग ये तैयार कर लेना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ये 2 श्लोक तैयार कर लेना। मैं आपको बताता हूं कि यही आप लिख कर आना, आपके प्रश्न पत्र में इसमें से एक आएगा और एक नहीं आएगा। ठीक है, और एक जो आएगा ना वो आपका पद्यांश लिखने के लिए, पद्यांश में आपका आंसर लिखना रहता है ना, तो वो आएगा। तो आप ये एक लिख कर आना, एक पद्यांश के लिए इसी में से ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूं। अगर आप इन दोनों को तैयार कर लोगे तो आपका श्लोक भी तैयार हो जाएगा और पद्यांश के आपके प्रश्न उत्तर जो आते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट श्लोक जो आपको तैयार कर लेना है। फिर आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, फिर आपको महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश संस्कृत का, संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश आपको तैयार करने हैं। कौन कौन से आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वाराणसी। वाराणसी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी चैप्टर आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, 90% फोड़ना है हिंदी में, तो वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना। वीरा वीरण पूज्यते चैप्टर तैयार कर लेना और भारतीय संस्कृति चैप्टर तैयार कर लेना। ठीक है, ये तीनों चैप्टर अभी आप लोग जाओ और फटाफट जितने भी इंपॉर्टेंट है इन तीनों चैप्टर में तैयार करो। बोर्ड एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक है कि आपका माइंड जो है वो अपसेट हो गया होगा, लेकिन अपसेट नहीं करना, तैयारी करना है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जितना नजदीक आता है उतना ज्यादा पढ़ो, जितना नजदीक आए उतना पढ़ो। ठीक है, आप 5 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। ठीक है, रात भर पढ़ो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है तो नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण निबंध है बच्चों वो भी बता देता हूं। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध तैयार करना, आतंकवाद के कारण तथा निवारण, और भ्रष्टाचार एक समस्या, और विज्ञान वरदान है अभिशाप। ये 5 निबंध जाओ और इसमें से एक एक निबंध करके डेली तैयार करो। 2 घंटे लगेंगे आपको, एक निबंध तैयार करने में आधा घंटा लगेगा। अगर आप 2-3 निबंध एक दिन में तैयार करते हो 2 घंटे लगेंगे, आपका 2 से 3 निबंध कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लिख कर तैयार करना। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, उसको लिखना। जब आप लिखोगे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो आपका खंड काव्य। खंड काव्य कौन सा तैयार करना है, देखो खंड काव्य जो होता है, खंड काव्य हर एक जिले का अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपका कोई भी मतलब आपका जिला है तो खंड काव्य के नीचे जिस जिले में जो खंड काव्य आता है वो लिखा रहता है। जैसे आपका मान लो ज्योति जवाहर खंड काव्य है तो ये इसमें लिखा रहता है कि गोंडा में आता है, फैजाबाद, ऐसा करके लिखा रहता है। ठीक है, तो खंड काव्य के नीचे लिखा रहेगा, देख लेना। खंड काव्य 3 नंबर आप फिक्स कर लेना और 9 नंबर आपका निबंध का फिक्स हो जाएगा अगर आप ये तैयार कर लेते हो। तो ऐसे करके मैं आपको सारे सब्जेक्ट का बता देता हूं ताकि आप लोगों का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर आपको देकर जाएगा और इतना ज्यादा आसान है जो आपको 4 नंबर देकर जाएगा भाई, 4 मार्क्स। देखो आपको निम्न में उत्तर आपको संस्कृत में देना है, संस्कृत में उत्तर देना है। पहला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्थि, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली। ठीक है, मतलब वाराणसी नगरी किस का संगम स्थली है, तो विविध धर्मों का, मतलब बहुत सारे धर्मों का संगम स्थली है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणस्याः मंगलम मरणम भवति। वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते। पुरु राजा केन सह युद्धम आक्रोत, तो पुरु राजा अलछेन्द्र सह युद्धम आक्रोत। ठीक है, अलछेन्द्र का आसीत, अलछेन्द्र यमन राजा आशीत। पदेन बिना किम दूरम यत, पदेन बिना पत्रम दूरम यत। पदेन बिना कौन दूर, मतलब बिना पैर के कौन दूर जा सकता है, तो बिना पैर के पत्र बहुत दूर तक जा सकता है। ग्रामीणा का उपासक, ग्रामीणा एक नागरिका उपासक। ठीक है,
चंद्रशेखर का आशिष, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आशिष। चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त था, ठीक है। और भारतीय संस्कृति मूलम किम, तो विश्व स्रष्टा ईश्वर एक एवं ईद भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। भारतीय संस्कृति का मूल कौन है? तो वो जिन्होंने विश्व की रचना की है वो है भारतीय संस्कृति मूल। 10 नंबर है विश्व स्रष्टा का, विश्व स्रष्टा ईश्वर एक एवं। विश्व की रचना किसने की है? तो विश्व की रचना है जो ईश्वर एक है उन्हीं ने किया है। तो ये 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हैं संस्कृत के उत्तर, प्रश्न उत्तर, जो आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हिंदी में आप लोगों को बस इतनी चीजें पढ़ लेनी है। जो जो मैंने आपको बताया है बहुविकल्पीय प्रश्न का आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। और गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध और आपके खंड काव्य सब कुछ मैंने बता दिया, कौन से इंपॉर्टेंट है, कहां के लिए है, सब कुछ, ठीक है। अब हमारा आता है अगला जो है सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंग्लिश में बच्चों के नंबर अक्सर कम हो जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। देखो, पहला है इंग्लिश 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग समझ लो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ही वीडियो में आप सारे सब्जेक्ट का समझ लो। 1 मार्च पेपर है, 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। जाओ और आप लोग इंग्लिश के पेपर में धमाका करके आना, ठीक है। ये जितना बता रहा हूं बस तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन। पहला 3 MCQ ऑन सॉल्ट पैसेज, 3 MCQ ऑन सॉल्ट पैसेज आएगा। मतलब एक आपका सॉल्ट पैसेज दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में जो पेपर रहेगा, और उसी शॉर्ट पैसेज में इनका आंसर भी मिल जाएगा। यकीन करो, मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर में देखा है शॉर्ट पैसेज में उनका आंसर मिल ही जाता है अगर आप ध्यान से सर्च करते हो। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे ढूंढा जाता है। तो ये 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे दिए होंगे, 2-4 आप सॉल्व कर लेना। ग्रामर में आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ग्रामर। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ग्रामर 5 नंबर का, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स ए एंड द आता ही है, बहुत सारे ए एंड द, ठीक है। एंड आपका एडजेक्टिव ढूंढने के लिए मैंने पढ़ा रखा है ना, देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो क्लास इंग्लिश का, ठीक है। और इंग्लिश का भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो मैं आपको इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देखो, ठीक है। मैं आपको उन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगला है मल्टीपल चॉइस, आपका ये ग्रामर का रहेगा। अब आपका देखो फर्स्ट फ्लाइट प्रोज से आपकी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑन प्रोज 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहले ऑब्जेक्टिव बताता हूं जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव ही बताता हूं। दूसरा चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर के आएंगे। 5 नंबर के आपके प्रोज से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा प्रोज से, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। तो प्रोज से तैयार करना। फिर पोएट्री से देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्टेंजा एंड चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपके पोएट्री से आएंगे, ठीक है। इसमें भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक स्टेंजा दिया रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, उसका आंसर देना रहता है, ठीक है। तो पोएट्री प्रोज सबसे आएगा। सप्लीमेंट्री से आपका चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आपका सप्लीमेंट्री से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो मतलब ये है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर सब से मिलाकर आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और इसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट से देखो और लाइक करो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर से भी, और आपके शॉर्ट पैसेज से भी, और पोएट्री से भी, प्रोज से भी, सप्लीमेंट्री से भी, सारे को मिलाकर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आएंगे, ठीक है। अब हमारी इंग्लिश में और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले देखो यहां अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आप लोगों को क्या मिलेगा देखो मैं आपको बताता हूं। पहला कंप्रहेंशन ऑफ एंशिएंट पैसेज। देखो एंशिएंट पैसेज की वीडियो आएगी जल्दी, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को तैयारी बता दूं कैसे करना है। 7 मार्क्स का ये भाई एंशिएंट पैसेज 7 मार्क्स का। एंशिएंट पैसेज का मतलब होता है जिसको आपने देखा ना हो, ठीक है। एंशिएंट तो वो पैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज मैं आपको बता दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखो आपका सिलेबस थोड़ा सा इंग्लिश का चेंज कर दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। पेपर पैटर्न में चेंजेस रहेगा, ठीक है। राइटिंग सेक्शन देखो, राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। लेटर राइटिंग में तो ज्यादा वही आता है इनवाइट करने के लिए अपने फ्रेंड को, अपने बर्थडे पार्टी में, अपनी सिस्टर की मैरिज में, ऐसे करके। एप्लीकेशन में छुट्टी के लिए ज्यादा आता है, मेरी माँ का सिक माँ यानी कि मदर बीमार है तो फिर उसके लिए छुट्टी चाहिए, ऐसे
करके छुट्टी के लिए ज्यादा आता है। तो 4 मार्क्स का आपका हो जाएगा बच्चों लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना होगा, ठीक है। फिर आपका रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग में से कोई एक लिखना होगा 6 मार्क्स का। आर्टिकल राइटिंग मैंने बताया है कैसे लिखा जाता है, आप लोग सर्च कर सकते हो आर्टिकल राइटिंग बाय सरवण लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, देखो ग्रामर में आपको नरेशन पढ़ना है। नरेशन 2 मार्क्स का आएगा। नरेशन ध्यान से समझो, अभी इसकी भी वीडियो आएगी। नरेशन की 2 मार्क्स का, वॉइस आपका 2 मार्क्स का आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन यानी कि 6 नंबर का आपका ये आएगा लिखने के लिए। आपका एक डायरेक्ट दिया रहेगा, इनडायरेक्ट में चेंज करो, एक्टिव दिया रहेगा, पैसिव में चेंज करो, पंक्चुएशन दिया रहेगा, उसका अच्छे से जहां कैपिटल होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है ना, उसको आपको करना होगा। फिर आपका ये जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अगला देखो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का आएगा। हिंदी में दिया रहेगा बच्चों, हिंदी में दिया रहेगा, इंग्लिश में चेंज करना होगा। किसमें? इंग्लिश में चेंज करना होगा। तो ये होता है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। आप लोगों ने बहुत सारे ट्रांसलेट किए होंगे, जैसे वह एक राजा था, उसके पास 2 रानियां थीं, ऐसा करके छोटे रहे होंगे तो बहुत सारे आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या मिलेंगे, वह एक लकड़हारा है, वह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता था, ऐसा करके अब आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, बहुत छोटा आता है, क्लास 10 में तो छोटे छोटे नॉर्मल से आते हैं, अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो फिर हो जाएगा वो। वैसे भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। प्रोज देखो, प्रोज का आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3x2 6 मार्क्स का, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 नंबर का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है। देखो शॉर्ट आंसर आपका 6 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, एक 3 मार्क्स का, दूसरा 3 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। प्रोज में आपका 2 शॉर्ट, मतलब 3 शॉर्ट रहेगा, उसमें से 2 सॉल्व करना है, और लॉन्ग आपका 2 रहेगा, उसमें से 1 सॉल्व करना है। लॉन्ग पर आपको 4 नंबर मिलेगा, शॉर्ट पर आपको 3 यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपका शॉर्ट पे इतना हो गया, लॉन्ग पे आपका 4 नंबर। लॉन्ग बहुत ज्यादा आसान होता है, जो भी चैप्टर में आए, जो भी चैप्टर से, लेंचो से आए तो लेंचो के बारे में लिख दो, नेल्सन मंडेला में आए तो उसके बारे में अच्छे से, मतलब आपको अच्छे से लिखना होगा। जो एग्जामिनर है उसको आपकी राइटिंग समझ में आए, लैंग्वेज समझ में आए तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। पोएट्री देखो, पोएट्री में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पोएम, चाहे आप पोएम लिखो, और सेंट्रल आइडिया, ये दोनों मिलाकर 6 नंबर का। सेंट्रल आइडिया पोएम तो बहुत ज्यादा आसान है, वैसे भी आप तैयार कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो कमेंट कर देना। एक सेंट्रल आइडिया और पोएम दोनों एक साथ में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आखिर हम कॉपी में कैसे लिखते हैं, कॉपी में ये सेंट्रल आइडिया और पोएम कैसे लिखें, ये भी तो आपको जानना जरूरी है, पहली बार आया है ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करूंगा। और आप लोग जब तक हम हैं, कोई टेंशन मत लेना, कोई भी दिक्कत है यार कमेंट कर देना नीचे एक बार, फिर उसकी वीडियो देखना, अगले दिन आपको मिल जाएगा। लेकिन अच्छे से कमेंट करना, ऐसा नहीं कि आपको पता है फिर भी आप कमेंट कर रहे हो, ठीक है, मजाक मत बनाना। तो ये हमारा हो गया बच्चों इंग्लिश का। अभी हमारे थोड़े से और भी हैं इंग्लिश में। अब आता है सप्लीमेंट्री। इंग्लिश में क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या है, पहले आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री में भी आएगा, ठीक है। जैसे आपका प्रोज में आया था वैसे आपका सप्लीमेंट्री में भी आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बता देता हूं, जैसे आप लोगों का प्रोज के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे ए लेटर टू गॉड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा है नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, तीसरा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये 3 चैप्टर आपके प्रोज में इंपॉर्टेंट है। पहला ए लेटर टू गॉड, दूसरा है नेल्सन मंडेला, ठीक है, तीसरा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। और पोएट्री में जो आप लोगों का चैप्टर है वो है द डस्ट ऑफ स्नो एंड एनिमल्स एंड अमेंडा। ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो, एनिमल्स एंड अमेंडा। तो ये 3 चैप्टर तैयार कर लेना, ठीक है। पोएट्री का चैप्टर अभी नहीं बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्री का भी मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि उसकी थोड़ी सी अच्छे से और डिटेल में वीडियो आएगी सप्लीमेंट्री का, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोगों को बस इतनी चीजें पढ़नी है जो आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। अभी आपके पास समय है, जितनी चीजें मैंने इंग्लिश में बताई हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नीचे लिंक मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना हिंदी इंग्लिश का, और फिर जो चीजें बची है उसको पढ़ो, ठीक है। अभी आपके पास समय है बहुत ज्यादा, अभी आपके पास समय है, इंग्लिश का पेपर बहुत दिन बाद है, ठीक है। तो पहले आपको जो जो बताया हूं उसको पढ़ लेना, ठीक है। ये हमारा हिंदी और प्लस इंग्लिश, ये दोनों आपका सब कुछ समझ में आएगा ना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, सारी चीजें आपको समझ में आ गया।
अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप बुक उठाना, अभी और भी सब्जेक्ट है लेकिन पहले आप लोग इसको समझ लो। पहले आप लोग बुक उठाओ, साथ में लो, और फिर इंग्लिश में जो जो बताया उस पर टिक लगाओ, हिंदी में जो जो बताया उस पर टिक लगाओ, नोट्स बनाओ, छोटा सा नोट्स बना लेना, जो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं उसको पढ़ना, ठीक है। जब आप पढ़ लोगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर आप लोगों के पास एक ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत कुछ कर सकते हैं, तब आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश के हैं। अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, साइंस के इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किताब के, पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर आप लोग बताना, ठीक है। और हां, अगर आप लोग भी 27 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हो तो फिर ये वीडियो अंत तक देखते रहना, क्योंकि 27 फरवरी को होगा धमाका, आग लगा कर आओगे अगर ये क्वेश्चन तैयार करके जाना, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, 10 दिन से रिसर्च चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट किए जाएं, ठीक है। वीडियो को पहले लाइक कर दो वरना बाद में भूल जाओगे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स के, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक के। तो सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इन्हें चित्र के द्वारा समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर तैयार करके जाना। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इसको फिगर के साथ अच्छे से समझाना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिगर तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे करके बीच वाला विलंब होता है, प्रकाश की किरण आपतित परावर्तित किरण है, ठीक है। ऐसे ही आपका बहुत ज्यादा आसान होता है। तो पहला हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे बुक का मैं आज आपको बता रहा हूं। पहले फिजिक्स देखो। दूसरा क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच एक वस्तु रखी हुई है, किरण आरेख खींचिए, ठीक है। इसका आंसर कहां मिलेगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, और आप लोग इसी में देख लो आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है, खुद को गेस कर लो आप कितना कर सकते हो। 90% साइंस में ला सकते हो, या 80%, या फिर 70%, या फिर फेल हो जाओगे। इसी वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के पहले आपको तैयार करके ही जाना है। कितना भी आप लोग पढ़ो लेकिन ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। वायु के सापेक्ष कोई द्रव है जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। आपका अपवर्तनांक बराबर 1/sin लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्रांतिक कोण आपका दिया ही हुआ है। देखो सारे क्वेश्चंस मैं आज बता दे रहा हूं, आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा बाद में, ठीक है। यही वीडियो है लास्ट साइंस का, और इसके बाद और वीडियो नहीं बनेगा, और केवल आंसर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सबका आंसर का वीडियो बनेगा बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण तथा निवारण चित्र सहित समझाइए। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसकी परिभाषा बताना है। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हो, सबसे पहले आप दूरदृष्टि दोष की परिभाषा बताओ, फिर इनके कारण क्या है दूरदृष्टि दोष के, फिर निवारण क्या है, जो निवारण है उसको भी बताना है। तो दूरदृष्टि दोष वेरी इंपॉर्टेंट है, कारण निवारण सब कुछ आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण तथा निवारण बताइए। अब आपको निकट दृष्टि दोष भी तैयार कर लेना है। निकट दृष्टि दोष बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों तैयार करके ही जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो साइंस में। देखो मेहनत तो करना है, अगर अब नहीं मेहनत करोगे तो आपका समय बीत जाएगा, आप कभी सफल नहीं होंगे लाइफ में। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि सक्सेस खुद कहता है पहले मेहनत तो कर फिर मैं आपके पास आऊं, ठीक है। तो मेहनत करो, जितना मेहनत हो सके उतना करो, ठीक है। देखो टॉपर अपना मेहनत कर रहा है, जो टॉपर बनेगा, ठीक है। 5 अब अभी तो सारे अपने आप में टॉपर है, मैं ला सकता हूं, मैं 90%, लेकिन पेपर के बाद पता चलता है कौन टॉपर है। मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इनके प्रमुख भागों का वर्णन करो। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन भी करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर उसी से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसकी परिभाषा देनी है, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण के साथ आपको अच्छे से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप तैयार कर लोगे तो समझो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल रामबाण है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, बिल्कुल तैयार कर लो, इसी में से ही आएंगे।
इसी में से ही आएंगे। पेपर उठा के देख लो, कोई सा भी पेपर आप उठा लो, इसी में से ही क्वेश्चंस आए हैं, चाहे आप प्रीवियस पेपर, चाहे आप 2020 का, 2021 का, चाहे आप जो पेपर उठा लो, ठीक है, यहीं से आएंगे क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 समझो, इसमें लिखा हुआ है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है, पढ़ा भी रखा है। और इसका सत्यापन, जो सत्यापन विकिरण आरेख खींचकर करना है, आरेख खींचकर आपको अच्छे से सत्यापन करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करो। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है ना श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को एक लाइन में जोड़ना, जैसे स्कूल में लाइन लगाया जाता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो साइंस में ये सारे क्वेश्चन पढ़ लो, इन सबका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, आप समझ लो कितना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 10 नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र का निगमन कीजिए। जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसके सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो फिर आपको ये सारा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। 1 किलोवाट घंटा में जूल में बदलिए, या 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है, आप लोग भूलना मत, इसी टाइप से आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज ही कर सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। बायोसेवार्ट का नियम लिखिए। बायोसेवार्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बायोसेवार्ट का नियम आपको बताना है। जो बायोसेवार्ट का नियम था, आपको पढ़ा रखा है बायोसेवार्ट का नियम, वो आपको बताना है बायोसेवार्ट का नियम, ठीक है। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के जो कुवेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। जो चीज आज मैं आपको बता दे रहा हूं ये बिल्कुल आप लोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है उसको बताना है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम आपको बताना है, ठीक है। समझ गए ना, फैराडे के 2 नियम थे, प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम, ठीक है। दूसरे नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, ऐसे करके। 14 फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, एक ना एक जरूर आएगा। फ्लेमिंग के 2 हाथ थे, दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों पर नियम बना दिया था, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन बनना तय है 100%, ठीक है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर, उसका आपको आरेख खींचना है और इसकी सिद्धांत क्रिया विधि भी स्पष्ट करनी है। जो सिद्धांत है और इसकी क्रिया विधि, ये भी आप लोगों को बताना है विद्युत मोटर का, ठीक है। विद्युत मोटर याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे यार इतने बार आए हैं, लगातार वाले क्वेश्चन है जो लगातार आते हैं, ठीक है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र का आरेख खींचकर सिद्धांत क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। वृषों का क्या महत्व, जिसमें उसमें वृष लगा हुआ था उसका क्या महत्व है। तो यहां आपको विद्युत जनित्र के बारे में बताना है। जो विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनित्र का आप लोगों को अच्छे से किरण आरेख खींचना है, सिद्धांत लिखना है, क्रिया विधि लिखना है, सारी चीजों को लिखना है। फिर आप लोगों को उसमें वृष लगे हुए थे उनका क्या अर्थ होता है ये भी बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन क्या है। जो ओजोन होता है, ओजोन वो क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन है फिजिक्स के। फिजिक्स के 17 क्वेश्चन हैं। ये 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, मतलब इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तय हैं और उतना ही आता भी है, ठीक है। इसमें से ही आएगा, तो आप लोग ये सारा तैयार करें ना। फिजिक्स के ये हमारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप तैयार करके जाओगे ना तो ये मैं कह देता हूं कि इसी में से ही आएगा, ठीक है। ये हमारा है फिजिक्स। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। अब बच्चों हमारा आ गया केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने फिजिक्स के पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, 17 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब केमिस्ट्री 18 से ऊष्माक्षेपी जिसे दहन कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी जिसे क्या कहा जाता है, दहन। दहन मतलब होता है जलना, ठीक है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना। जब आग लगता है ना तो ऊष्मा बाहर निकलती है ना, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, ताप मिलता है हमें उससे, देखते हो ना। और ऊष्माशोषी जिससे ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को अपनी तरफ खींचता है। अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर से है, सभी को पता होगा, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ऊष्माक्षेपी जिसे दहन कहा जाता है एवं ऊष्माशोषी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करता है, का आपको अर्थ बताना है, परिभाषा बताना तथा उदाहरण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में बताना है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग ये रेडॉक्स अभिक्रिया जरूर तैयार कर लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, अगला है निम्न को परिभाषित कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित कीजिए। कौन कौन सी चीज है? पहला है संक्षारण, संक्षारण को परिभाषित करना है। दूसरा है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता, इन दोनों को आपको परिभाषित करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, तो अब आपको ये दोनों तैयार कर लेना है, इन दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना है। जो हमारा संक्षारण होता है और विकृत गंधिता होता है, क्योंकि ये दोनों अगर आएगा ना तो एक साथ दोनों आएगा, संक्षारण भी आपका आएगा और विकृत गंधिता भी आएगा, तो इसलिए आप लोग तैयार करना, तो दोनों तैयार करना। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। संक्षारण का मतलब होता है संक्षारित होना, विकृत गंधिता का मतलब होता है ज्यादा दिन कोई रखा रहता है तो गंधिता, गंध आने लगती है, बस बहुत ज्यादा आसान है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रकार भी बताना है और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। ठीक है, और फिर जैसे हमारा N2 है प्लस H2 बराबर 2NH। ठीक है, ऐसा रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन 22, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं, उस अभिक्रिया को बताना था। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा देना है अच्छे से, और इसका उदाहरण, रिएक्शन सब कुछ लिखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जो जो क्वेश्चन आज मैं बता दे रहा हूं वो बिल्कुल तैयार करके ही जाना, ये आज मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोगों को दिया जाएगा। पहले वो क्वेश्चन समझ लो, पूरे बुक से क्वेश्चन समझ लो आपको कौन कौन से तैयार करना है, फिर आप लोगों को इसका आंसर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जो अम्ल होता है अर्थात एसिड, बेस यानी कि क्षार एवं लवण यानी कि साल्ट की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, जो अम्ल होता है, क्षार होता है एवं लवण होता है, उसकी परिभाषा, उदाहरण सब कुछ लिखना है। अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा और लवण की, और आप लोग एक काम करना, इसकी परिभाषा उदाहरण जरूर तैयार करना। ये आएगा ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र क्या है? जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका अणुसूत्र क्या है, और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी लिखिए। ठीक है, ये आएगा तो बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 7 नंबर देखे जाएगा। तो आज ही बता दे रहा हूं, तैयार कर लो, मेहनत कर लो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं तैयार कर लो। ठीक है, साइंस में अगर धमाका करना है ना तो ये सीक्रेट है, ये टॉपर समझ लो यही तैयार करके जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो मैंने पढ़ा ही रखा है, ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो फिर क्या रह जाएगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी मैं आपको बता दूंगा, वो तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस भी सारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे तैयार करो, स्मार्ट तरीके से, मेहनत कम करना पड़े और नंबर ज्यादा आए, ये होता है ट्रिक। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, कम समय में ज्यादा तैयारी करना होगा। अगला देखो 25, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, उसके रासायनिक तथा भौतिक गुण। ठीक है, जो व्यंजक चूर्ण होता है उसको बनाने की विधि भी बताना है, जो बनाने की विधि है उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण सब कुछ बताना है। व्यंजक चूर्ण, ठीक है, व्यंजक चूर्ण आपको बताना है। अगला है 26 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसकी परिभाषा लिखनी है, इन्हें बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताना है, इनको बनाने की विधि, इनका उपयोग सब कुछ बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन में व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में आते हैं, और इनको बनाने की विधि, उपयोग ये सब लिखना पड़ता है। रासायनिक गुण, भौतिक गुण और अणुसूत्र, रासायनिक नाम सब कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि जब सब कुछ लिखोगे तभी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और तभी आपको फुल नंबर देगा एग्जामिनर, वरना फुल नंबर नहीं देगा। ठीक है, 2 पेज में, 1 पेज में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है कि अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। जो अयस्क होते हैं व खनिज होते हैं, इन दोनों को परिभाषित करना है, और अयस्क तथा खनिज में अंतर लिखिए। जो अयस्क और खनिज में क्या अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, पहले तो अयस्क और खनिज की परिभाषा लिखनी है, अच्छे से परिभाषित करो, फिर अयस्क तथा खनिज में आप लोगों को अंतर भी बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये भी आप लोगों को बताना है। अगला है भर्जन तथा निस्तापन की परिभाषा लिखिए। जो भर्जन होता है और निस्तापन होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है, भर्जन और निस्तापन की, और इनका उदाहरण और सब कुछ बताना है, परिभाषा, उदाहरण सब कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है ना ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं आज। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? जिसे हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की आपको परिभाषा, उदाहरण, अनुप्रयोग सब कुछ देना है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अगर आप ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन तैयार कर लोगे ना, तो फिर आप केमिस्ट्री का किंग हो जाओगे, और आप सारा तैयार कर लोगे तो साइंस का किंग हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप लोग ये सारा तैयार करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम या संगठन नाम लिखना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख, आप लोगों को मिश्र धातुओं के नाम, संगठन सब कुछ बताना है, ठीक है। मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समान मात्रा में समांगी मिश्रण, ठीक है। अगला है 31, समजातीय श्रेणी क्या है और इनके उदाहरण तथा उदाहरण के साथ समझाना है। समजातीय श्रेणी, जिनके जाति समान होते हैं। अगर अल्कोहल समूह के हैं तो सारे अल्कोहल समूह के, अगर एल्केन समूह के हैं तो सारे अल्कोहल समूह के, अगर आपका एल्डिहाइड समूह है तो सारे एल्डिहाइड समूह के हों, ठीक है। ये होता है समजातीय, जिनकी जाति समान हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। 32 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित समझाइए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की परिभाषा भी देना है, ठीक है, परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी देना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सामान्य सूत्र सभी को बताया कि नहीं। एल्केन का होता है CnH2n+2। देखो ध्यान से समझना, अगर आपको एल्केन का याद है ना, पहले का एल्केन का, तो एल्कीन का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें क्या करो, इसमें आप लोग 2, ये 2 हटा दो, CnH2n और बस, और फिर एल्कीन में 2 माइनस कर दो, CnH2n-2। देखो इसमें 2 प्लस हुआ, इसमें 2 हट गया, इसमें 2 माइनस हुआ, मतलब पहले 2 प्लस था, फिर 0 हो गया, फिर 2 माइनस। देखो आपको एक निर्देशांक पढ़ा होगा, जैसे 0 से इधर जाओगे प्लस, इधर जाओगे माइनस, तो वही वाला सेम प्रोसेस है। ये हमारा एल्केन का सूत्र है, एल्कीन का, ये एल्काइन का, ठीक है। अगला, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएं? एक रिएक्शन मैंने ले लिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाया जाता है। एथिलीन, ठीक है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है। अगला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने कई बार पढ़ा भी रखा है, कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो साबुनीकरण होता है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, क्योंकि साबुनीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। आपको साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, साबुन बनाने की विधि, इसके रिएक्शन, ठीक है। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो एस्टरीकरण होता है, एस्टरीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही करके जाना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निर्जलीकरण, स्मिट रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, किण्वन, इन तीनों पर टिप्पणी लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है, टिप्पणी लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों पर टिप्पणी तैयार करना। छोटे छोटे रिएक्शन है, निर्जलीकरण, स्मिट रिएक्शन एंड किण्वन, ठीक है, ये तैयार रखना। ये सारे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे केमिस्ट्री के अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे केमिस्ट्री के, जो हमारा 36 नंबर। अब हमारा 37 नंबर और 38 से हमारे स्टार्ट क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी। कितने लोगों का बायोलॉजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर आप बायो लोगे या मैथ लोगे, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जो आपको तैयारी करना है। कॉमर्स लोगे, आर्ट साइड से, कोई भी आपको लेना है वो कमेंट करना। 38, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। जो मेंडलीव का आवर्त नियम है उसकी व्याख्या करनी है। मेंडलीव जी का जो आवर्त नियम है ना, आवर्त नियम दिया था, उसकी व्याख्या अच्छे से करनी है, ठीक है। अभी हमारे ये केमिस्ट्री के हैं, सॉरी अभी हमारे केमिस्ट्री के ही हैं। बायोलॉजी अभी यहां से आपका स्टार्ट हुआ 41 नंबर से, यहां से बायोलॉजी यहां से होगा, ठीक है। अभी हमारे केमिस्ट्री ही चल रहे हैं। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं लिखिए। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं, मेंडलीव तथा दीर्घाकार आवर्त सारणी में अंतर। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन तक हमारा क्या चला, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2020, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, बायोलॉजी के जो टॉपिक हैं उसको देख लो। मैं बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक मैं आपको बायोलॉजी का बताऊंगा।
41 नंबर, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर तथा लसिका में, धमनी तथा शिरा में, जाइलम तथा फ्लोएम में, इन टाइप के अंतर आते ही, ये तीन तो जरूर तैयार कर लेना। एक है रुधिर तथा लसिका, एक जाइलम तथा फ्लोएम, एक है आपका धमनी तथा शिरा। इन तीनों में अंतर आता है, तो मैं सारे को नहीं लिखा हूं, लेकिन इन तीनों को तैयार कर लेना। ये मैंने केवल एक रखा है जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रुधिर तथा लसिका में अंतर। 42, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पूरी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो। पाचन तंत्र के बारे में बताना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पूरी तरह से समझाना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, आई होप जब मैंने पेपर दिया था तो यही क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन में बायोलॉजी का, मुझे याद है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसान था वैसे। अगर आपने बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ा होगा तो पहले यही टॉपिक पढ़ा होगा, पहले ही चैप्टर में। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना, क्रियाविधि तथा सचित्र वर्णन करो। जो मानव के हृदय की आंतरिक संरचना होती है उसकी क्रियाविधि तथा उसका सचित्र वर्णन भी करना है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जन से क्या समझते हो? उत्सर्जन तंत्र, जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के जो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं और क्रिया विधि भी लिखिए। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग भी बताना है और इनके क्रिया विधि भी बताना है। ठीक है, जो हमारा उत्सर्जन है, उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन से आप क्या समझते हो? अगला है 46 नंबर, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? छोटे परिवार का महत्व भी बताना है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? परिवार नियोजन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि परिवार नियोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो परिवार नियोजन पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। नर तथा मादा जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है अच्छे से, नर तथा मादा जनन तंत्र का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर तथा मादा जनन तंत्र। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोधक की विधियां कौन सी है? गर्भ को रोकने की विधियां कौन सी है जो गर्भ निरोधक के काम आती हैं? ठीक है, 49 नंबर, मेंडलीफ के नियम लिखिए। मेंडलीफ के 3 नियम थे, कौन कौन से हैं मैंने बता रखा था एक एक करके, लेकिन पढ़ा भी रखा हूं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविहुवन का नियम, ये तीनों नियम है इनका। ठीक है, तीनों तैयार कर लेना। लिंग निर्धारण, ये 50 नंबर टॉपिक है। बस ज्यादा नहीं, मैं आपको 50 ही टॉपिक बताने वाला हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलाकर ये 50 ही टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। ये पेपर प्रीवियस पेपर से देखा गया है, फिर ये 100% पक्का वाले प्रश्न केवल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जरूर याद करके जाना। ठीक है, तो पहला प्रश्न, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, पूरा आप लोगों की तैयारी होगी क्लास 10 का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2020-2022 में आया हुआ है, देख सकते हो। जर्मनी का एकीकरण का संक्षेप में पता लगाएं। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ है उसका संक्षेप में पता लगाना है। जर्मनी के एकीकरण का आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताना है, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, देखो 2 एकीकरण हुए थे, आप लोगों को पता होगा। एक तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था और एक इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, जर्मनी और इटली का एकीकरण, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों आप तैयार कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी का भी है, 2020-2022 में आया हुआ है, तो आप लोगों को जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको तैयार करना है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उनका फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। 2020 में आया हुआ, 2021, 2022 3 साल लगातार आया हुआ है। तो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरे बुक का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बता देता हूं। टिक लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको याद करना है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसका आपको संक्षेप में अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, इटली का एकीकरण मैंने बताया था 2 एकीकरण हुआ था, एक तो इटली का एकीकरण, एक जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो इटली का एकीकरण ये आपका 2020 और 2022 में आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग जरूर तैयार कर लेना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं 100% आप लोग इसको रामबाण समझो कि यही आएंगे। ऐसे ही मैंने अगले साल बच्चों को बताया था, इससे पहले जो
बच्चे पेपर दिए हैं और वो बच्चे तैयार करके गए थे 87 मार्क्स, 95 मार्क्स, 90 मार्क्स लाए थे, क्योंकि लास्ट में मैं टिक लगवा देता हूं कि ये क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो आप भी 90% लाओगे। ठीक है, कुछ नहीं होता सामाजिक विज्ञान में, नहीं आता बना कर लिख देना, थोड़े थोड़े तो आपको याद ही आएंगे जब आप ये क्वेश्चन पढ़ लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन है उसका क्या अर्थ है, कारण लिखिए। आपको कारण भी लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 2020-2022 में आया हुआ है। तो महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन है उसका अर्थ भी बताना है, इसके कारण भी बताना है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोगों को आपके बुक में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, गाइड में भी मिल जाएगा, देख लो, याद कर लो। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप सामाजिक विज्ञान में कम पढ़े हो तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं कि आप ये वीडियो देखकर आप अच्छे से 90% ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जो आपके बोर्ड एग्जाम में कब कब आया है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। 2020-2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक प्रकाश डालिए। जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया है उस पर एक प्रकाश डालना है। ठीक है, एनसीईआरटी का भी है, 2020-2022 में आया भी हुआ है। ठीक है, तो सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आपको पता होगा। सत्याग्रह, सत्य की तरफ अहिंसा, यानी कि सत्य की तरफ आग्रह होना। ठीक है, सत्य बोलना। ठीक है, महात्मा गांधी जी, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको 2023 में जो आप लोगों का 3 मार्च को आपका पेपर है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। ठीक है, इन सबका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा आगे कि इन सबका आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, पूरी तैयारी कराना है। 6 नंबर क्वेश्चन है महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंडी के कारण है उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी का है, 2020-2022 में आया हुआ है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामंडी के कारणों की आपकी व्याख्या करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महामंडी का कारण आपको बताना है। महामंडी आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस चैप्टर में। ठीक है, तो महामंडी के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 कारण के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी 2021-22 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें यह पूछ रहा है कि जो 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा, ठीक है, बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 आपका एनसीईआरटी का है, 2021-2022 में आया हुआ है। तो अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो समझो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है। ये सारे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों के लिए कम से कम 10 दिन से आप लोगों के लिए रिसर्च कर रहा हूं कि कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वो वीडियो लाता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा सामाजिक विज्ञान का रहेगा। इनका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, आपका पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, आपका पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग आओ आगे 8 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है उसका क्या अर्थ है आपको ये बताना है। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था उसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एनसीईआरटी का है, 2022 में आया हुआ है। एनसीईआरटी का भी है, 2022 में भी आया हुआ है। तो आप लोग तैयार कर लेना। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है इसके बारे में आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। आप लोग तैयार कर लेना। मैंने आपको जो चैप्टर्स पढ़ाया है उसमें ये सारी डिस्कशन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पहाड़ है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखो मृदा अपरदन तो हर जगह होगा, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे समतल क्षेत्र हो, कैसा भी हो, क्योंकि वहां मृदाएं होती हैं और मृदाएं होंगी तो मृदा का अपरदन होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। एनसीईआरटी का है और आपका 2020 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। जो जैव और अजैव संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। उदाहरण देकर अच्छे से समझाना है। ठीक है, एनसीईआरटी का भी है, 2022 में आया भी हुआ है। तो ये सारे मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे इंपॉर्टेंट रिपीटेड हैं, बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना। ठीक है, आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आपको सामाजिक विज्ञान में भी 90% लाना है तो जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ो, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। अभी आप लोग समय है, पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास बहुत समय है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो या मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन जो है उसके लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, जैसे मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो, और मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण जो है, मतलब मृदा अपरदन होने का कारण क्या है, क्यों मृदा अपरदन हो रहा है, उसका आप लोगों को वर्णन करना है। 2020-2021 में ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग तैयार कर लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 राज्यों के नाम बताइए। जो 3 राज्य हैं, जैसे 3 ऐसे राज्य का नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है। देखो बहुत सारी मृदाएं होती है, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, बहुत सारी मृदाएं होती हैं। तो आपको वो राज्य बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखो काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है, और काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है, मुख्य रूप से कपास की खेती उगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का है, 2020 में आया हुआ है, तो जरूर आप लोग तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो ये आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है। जो जैव विविधता होता है, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करो। मानव जीवन में जैव विविधता का महत्व क्या है उसको बताना है, ठीक है। एनसीईआरटी का है, 2020 में आया भी हुआ है, ठीक है। तो जैव विविधता के बारे में अगर आप जो भी जानते हो वो लिख देना, और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करना है। मानव जीवन में जो जैव विविधता है उसका महत्व क्या है उसके बारे में बताना है, फिर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ तथा हानियां लिखिए। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उससे होने वाले लाभ और हानि बताना है। एनसीईआरटी का है बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, लाभ और हानि आता है बोर्ड एग्जाम में, मैंने देखा है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि, तो आपको लाभ लिखना है। देखो नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ होंगे, बहुत सारे लाभ हैं, जैसे नदी की लाभ होती है, जैसे ये भी एक नदी ही है, तो नदी से जो लाभ है वो आप लोग इसमें लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब आप लोग समझो यहां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि होती है, भारत की कृषि है, उनकी कोई 3 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। 3 विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है, मतलब 3 विशेषताओं के बारे में बताना है अच्छे से। 2022 में आया, 2021, 2022 में, ठीक है। मतलब कोड, जैसे कोड होता है ना, कोड अलग अलग होता है, कहीं 2022 में इस कोड में, दूसरे कोड में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से तो भारतीय कृषि की कोई 3 आपको विशेषताएं बतानी है। जो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं हैं जिसके बारे में आप जानते हो या फिर बुक से पढ़े हो, कुछ भी आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो कि चावल या धान, जिसे धान कहा जाता है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो चावल होता है या धान होता है कि खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, जो हमारा एनसीईआरटी का भी है, 2020-2022 में आया हुआ। मतलब ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नहीं तैयार करोगे ना तो फिर आप लोगों का 80% या 70% से ज्यादा नहीं आएगा, और ये अगर आप तैयार कर लोगे तो 90% आपका फिक्स हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है टॉपर लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो कृषि है, भारतीय कृषि या कृषि, तो वो कृषि की 3 समस्याएं बतानी है, ठीक है। कौन कौन सी समस्याएं हैं कृषि के, तो 3 प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है। 2020 और 2022 में आया हुआ है। तो भारतीय कृषि या फिर कृषि के 3 समस्याओं के बारे में बताना है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको मिल जाएगा बुक में, जैसे सिंचाई में अभाव, ठीक है, मिट्टी की शक्ति कमी होती जा रही है, जो खेत की शक्ति है। तो ऐसा करके आप अपने से भी लिख सकते हो बनाकर, अगर नहीं आता तो आप लोग बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 18 है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जो परंपरागत होते हैं तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में बताना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और 2021-2022 में आया भी हुआ है। तो जो परंपरागत और गैर परंपरागत 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक तो परंपरागत संसाधन होते हैं, अपरंपरागत संसाधन होते हैं, लेकिन उसी को आप गैर परंपरागत भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ये संसाधन के बारे में पढ़ लेना है, ताकि आप लोग जब जाओ बोर्ड एग्जाम में तो लिख कर आओ, छोड़ कर मत आओ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन टाइप के क्वेश्चन। और अगर आप एक बार देखो, सामाजिक विज्ञान में ये होता है ना कि अगर आप लोग एक बार मन लगा के अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रहेगा,
बात ये है ना कि वो भूलोगे नहीं, कुछ ना कुछ उसके बारे में याद रहेगा। और मेन हेडिंग अगर आपको याद है, मेन पॉइंट अगर आपको याद है सामाजिक विज्ञान में, तो वो मेन पॉइंट आगे हेडिंग डाल के आप बहुत सारा लिख सकते हो, पेज भर सकते हो। ये होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बना बना कर लिखा जाता है, किसी को पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। सभी लोग बना बना कर ही लिखते हैं सामाजिक विज्ञान में। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे बहुत सारे स्रोत हैं, उनका वर्णन करना है। तो ये हमारा 2020 और 2021 में आया हुआ है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का आपको अच्छे से वर्णन करना है, ताकि अगर एग्जामिनर देखे तो लगे कि टॉपर की कॉपी है। क्योंकि अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो, अभी आपके पास बहुत समय है। सामाजिक विज्ञान का पेपर 3 मार्च को है और अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन कि सड़क परिवहन के 3 गुण। जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन के 3 गुण के बारे में बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन के 3 गुण अगर आपको नहीं आता तो पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी का 2020 में आया। देखो सड़क परिवहन बहुत कम लागत में सड़क बन जाता है, ठीक है। अगर और परिवहन की बात की जाए तो उसके लिए काफी ज्यादा लागत लगता है, लेकिन सड़क के लिए कम लगता है। और ये जो मतलब ऊंची खाल स्थानों पर भी सड़क को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप और बात करो तो और को नहीं बनाया जा सकता। तो मतलब सड़क परिवहन के बहुत आसान से लाभ हैं, गुण या लाभ एक ही होते हैं, ठीक है। तो आपको जो जितना आपको सड़क के बारे में पता है, ऐसे हेडिंग बना के 2, 3, 4 लिख देना जो भी आपको आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि परिवहन तथा संचार, जो परिवहन होते हैं तथा संचार जो होते हैं, ठीक है, साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, क्यों? मतलब किसी जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? जो हमारे परिवहन होते हैं जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और जो संचार होता है जिसके द्वारा हम पूरे देश की खबरों को सुनते हैं, ठीक है, वो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? मैंने पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी का 2021 में आया भी हुआ है, तो तैयार कर लेना। 22 नंबर है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? जो गठबंधन सरकार होता है उससे आप क्या समझते हो? गठबंधन मतलब गठबंधन करना, 2 जैसे दल होते हैं उनको एक साथ जुड़ना, गठबंधन होना, ठीक है। तो ये हमारा 2022 में आया हुआ है, तो गठबंधन सरकार के बारे में तैयार कर लेना। मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 कि संघवाद क्या है? संघवाद के बारे में बताना है, ठीक है। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद होता है, संघवाद के बारे में सबसे पहले आप बताओ, 2-3 लाइन जो जानते हो, और उसकी विशेषता बताओ, ठीक है। 2020, 2021, 2022 में आया हुआ है। 2020, 21, 22 तो 2023 में भी आ सकता है, क्योंकि लगातार आया हुआ है तो लगातार आता ही चला जाता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे विद्युत मोटर है, वो लगातार आता ही जाता है, तो ऐसे इसमें भी है। 24 नंबर क्वेश्चन, 1992 के संविधान संशोधन से पहले, जो 1992 में संविधान में संशोधन हुआ था उससे पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताना है, ठीक है। जो 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताना है बच्चों। और ये हमारा एनसीईआरटी का 2020, 2021, 2022 भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, तो तैयार कर लेना। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप मेहनत कर लोगे आज। देखो 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? जो भारत की विधायिकाएं हैं उसमें जो महिलाएं होती हैं, औरत महिलाएं, उनकी प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है, विधायिकाओं में, इसके बारे में आपको बताना है। और ये हमारा एनसीईआरटी का है, 2020, 2022 में आया हुआ है। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, भारतीय या बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। देखो जातिगत असमानताएं हमेशा रहेंगी जब तक, देखो जातिगत असमानताएं रहेंगी, क्योंकि देखो ऐसा होता ना कि जाति के कारण आजकल बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का है, 2022 में आया हुआ है। एनसीईआरटी का भी है, 2022 में आया भी हुआ है, तो तैयार कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार कर लोगे तो समझ लो आपका ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट रहेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से आएंगे, यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चन। देख लेना, आप बोर्ड एग्जाम में जब पेपर दे के आओगे और मिलाओगे तो कहोगे सर इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन आ गए, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो हर साल आते हैं, तो वो हर साल आते ही रहते हैं, ठीक है। 27 देखो कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र वो किस प्रकार से जो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। देखो सरकार
जो जिम्मेवार हो, अच्छा हो, जैसे जिम्मेवार हो, उम्मीद उससे अच्छी हो, उत्तरदायी हो, वैध सरकार का गठन करता है, कैसे एनसीईआरटी का 2022-2020 में आया भी हुआ है। तो फिर आप लोगों को तैयार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूं। 28 नंबर है, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र के सम्मुख हमारी प्रमुख चुनौतियां हैं उनके बारे में बताना है। 2021-2022 में आया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पर आप लोग फोकस करो कि विकास मापने का यूएनडीपी, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जो विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड है वो किन पहलुओं से, जो विश्व बैंक है ना, मतलब विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। एनसीईआरटी का 2020 में आया भी हुआ है। तो बच्चों तैयार कर लो, अभी आपके पास समय है, पढ़ लो, वरना बाद में कहोगे कि काश पढ़ लिया होता। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जो संगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हो, कि 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो असंगठित कार्य क्षेत्र है, जो असंगठित कार्य क्षेत्र है उनसे आप क्या समझते हो, और किन्हीं 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। 2020-2022 में आया भी हुआ है, तो फिर तैयार कर लो। 31 नंबर है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। जो संगठित क्षेत्र होते हैं और असंगठित क्षेत्र होते हैं उनके रोजगार की परिस्थितियां क्या है, उनकी तुलना करनी है। एनसीईआरटी 2020-2022 में आया हुआ है। ठीक है। तो संगठित और असंगठित के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। देखो एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। जैसे देखो असंगठित अलग आ गया, हो सकता है संगठित भी अलग आ जाए, एक साथ आ गया। ठीक है। तो भाई ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं। 32 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, लाभ बताइए, लाभ भी बताना है। एनसीईआरटी का 2020-2022 में आया हुआ है, वैश्वीकरण के बारे में आपको बताना है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों का व्याख्या कीजिए। जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए जो उत्तरदायी कारणों की आपको व्याख्या करनी एनसीईआरटी के 2021-2022 में आया भी हुआ है। तो तैयार कर लेना, आपका इतना इंपॉर्टेंट है। तो 34 नंबर क्वेश्चन, ऐसे कारकों की चर्चा करें। ऐसे कारकों की चर्चा करनी है जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। जो उपभोक्ता होता है उसका शोषण होता है। एनसीईआरटी है 2020 में आया हुआ है। ठीक है। लास्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता क्या है और इसके कारण बताना है। देखो ये 35 क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस 35 क्वेश्चंस को मैंने बताया, मतलब आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 35। तो अब हम लोग आते हैं क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम में मैथ की तैयारी। ठीक है। मैथ की तैयारी के लिए बस इतना टॉपिक पढ़ लो, जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, बस इतना टॉपिक पढ़ लो, आप लोग मैथ का किंग हो जाओगे। ठीक है। तो जितने भी बच्चे 21 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो देखना जरूर लास्ट तक। ठीक है। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट का, जो ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। तो लाइक करते रहो यार, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याओं में आपको कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपका एचसीएफ निकालने के लिए आता है, एलसीएम निकालने के लिए आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो इस पर जरूर ध्यान देना। इससे रिलेटेड आपका एक लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर बनता है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। और एक इस पर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। सिद्ध कीजिए √5 √2 √5 एंड 3 + 2 √5 एंड 7 √5 अपरिमेय संख्या। इस पर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप देख सकते हो हर एक साल आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है। इतना आप लोग अपने बारे में जानकारी रखा करो, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हर साल कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये सब जानना जरूरी है। आप क्लास 10th में हो, छोटे नहीं हो, अब आप जिम्मेदारी समझो। ठीक है। अपने परिवार का, अपने पढ़ाई का कुछ करना है। ठीक है। लाइफ में। ठीक है। एंड परिमेय संख्या और शांत है या अशांत, परिमेय संख्या शांत है या अशांत, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये आपके वास्तविक संख्याओं में यही 3 टॉपिक आते हैं। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एक सिद्ध कीजिए √2 या √5 या √7, कुछ भी आ जाए एक। ठीक है। एक ही समझ लोगे जो मैंने बताया है, फिर आपका सारा हो जाएगा। फिर परिमेय संख्या शांत है या अशांत, इस पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। एंड विलोपन अभिक्रिया, सॉरी प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ये तीनों पर एक ना एक क्वेश्चन आएगा। इन तीनों पर से कोई एक, चाहे विलोपन आए, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे वज्र गुणनखंड। ठीक है। लेकिन वज्र गुणनखंड आएगा तो लॉन्ग में आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है यहां से, रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। एक समीकरण रहेगा, उसको आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। ये एक 7 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आता है। एक मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में लाया हूं। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बुक का है। 5/x - 1 और
प्लस वाई 1/y माइनस 2 बराबर 2, ठीक है। एंड फिर आपका 6/x-1 और -3/y माइनस 2 बराबर 1। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण रहेगा, उसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना रहता है। तो फिर अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे, और भी है भाई, और भी तैयार करना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन नहीं, ये मैथ है, मैथ में कई सारे क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन बताया, ये एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है। अगर आप तैयार कर लोगे तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से ये चीज आपको पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन एंड वज्रवर्णखंड विधि और रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना। फिर आता है आप लोगों का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको सबसे पहले एक समीकरण याद रखना है द्विघात का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। एंड एक आता है गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि। इस पर एक क्वेश्चन बनना तय है, चाहे आपका गुणनखंड विधि पर आए, चाहे आपका पूर्ण वर्ग विधि पर आए, कोई एक क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से कोई एक। और एक होता है श्रीधराचार्य जी का सूत्र, x बराबर माइनस वी प्लस माइनस √v² माइनस 4ac/2a। और एक आता है v² माइनस 4ac बराबर d। ये आपका विविक्त का सूत्र पर भी कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये d बराबर v² माइनस 4ac, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला है त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर में आपको पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज चैप्टर में, ठीक है। फिर थेल्स प्रमेय, फिर त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पाइथागोरस और थेल्स में से एक लघु का क्वेश्चन बनता ही बनता है। जब मैंने पढ़ा था ना 10th में, तो मुझे याद है कि पाइथागोरस प्रमेय आया था कि सिद्ध कीजिए जो कर्ण स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। और इस पर बच्चे ध्यान भी देते हैं, त्रिभुज चैप्टर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है, कोई एक ही आएगा। अगला है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको तैयार करना सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है, ए और बी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। और फिर होता है विभाजन सूत्र, m1 एंड इंटू x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। एंड ये आप लोगों का m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। ये हमारा होता है विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र जैसे आपका इससे आपका निर्देशांक ज्ञात होता है, ठीक है। मान लो यहाँ आपका 6 आया, यहाँ आपका 5 आया, तो 6,5 एक निर्देशांक बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। त्रिभुज के क्षेत्रफल भी फार्मूला पर आपका क्वेश्चन आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 छोटा बड़ा ब्रैकेट x1 फिर छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। एक आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, उसमें जैसे आपका x1 होता है प्लस x2 होता है तो बटे में आपका 2 हो जाएगा, और अगर y1 है प्लस y2 है बटे में 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो नीचे 3, जितने पद हैं मान लो ये आपका 2 पद है तो नीचे 2 हो जाएगा। अगर प्लस मान लो यहाँ आपका y3 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो त्रिभुज का आपका निर्देशांक ज्यामिति में बस इतनी सारी चीजें पढ़नी है निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आगे देखते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में आपका 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी चीज आ सकता है। और एक आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, एंड एक होता है सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, ऐसा आता है ना, सिद्ध कीजिए LHS आपको बराबर RHS के, ऐसे आता है ना। इसे आपकी भाषा में लिखा हूं कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका होता है त्रिकोणमिति में, बस यही सारी चीजें पढ़ना होता है। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में क्या क्या पढ़ना है बच्चों? ऊंचाई और दूरी में जैसे उन्नयन कोण ज्ञात करना, उन्नमन कोण ज्ञात करना, और ऊंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ऊंचाई और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बुक में होगा, आपकी गाइड में होगा, कुछ भी उठाकर देख लो उसमें होगा, ठीक है। रचनाएं के लिए मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, मैंने खुद देखा है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं रचनाएं के लिए, उससे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री की कोण पर झुकी हूं। ये हमारा पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से माप की जांच कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा देखो, और भी बाहर से भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो, ठीक है। ये 3 ही क्वेश्चन मैंने आपको रचना ऐसे बताया है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये त्रिभुज और रचनाएं, इन सारे चैप्टर से ये सारी चीजें तैयार कर लेना। अभी हमारे और भी चैप्टर्स हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से आपको तैयार करना है वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। एक आपका फार्मूला है a बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से देखो, घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है, इन सबका आपका रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला, इन सबका आयतन या फिर क्षेत्रफल या फिर कुछ भी पूछ सकता है। शंकु है, छिन्नक है, ठीक है, और भी चीजें हैं, बेलन है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे सूत्र हैं। अगर आप इसी चैप्टर में देखोगे तो आधा सूत्र तो इसी चैप्टर में है, आधा सूत्र तो इसी चैप्टर में है। मैंने देखा है यार मैथ की किताब में, मैथ की बुक में आधा सूत्र इसी चैप्टर से है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का त्रिज्या, गोला का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे करके एक ही गोले का 5, 6 से 7 सूत्र बन जाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर के सूत्र बहुत अच्छे से कंप्लीट रखना, ठीक है, तैयार कर लो। अगला है सांख्यिकी। सांख्यिकी के लिए भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 नंबर का बनता क्वेश्चन है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, कहीं माध्य आ जाता है निकालने के लिए, कहीं माध्यिका, कहीं बहुलक, ठीक है, या फिर संचयी बारंबारता या फिर ग्राफ से संबंधित प्रश्न, ग्राफ से भी संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो आपके मैथ में बस ये चीजें पढ़नी है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना और आप लोग मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और मैथ में जितना टॉपिक बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो तैयार ही रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप लोग जो मैंने बताया है उस पर जरूर फोकस करना मैथ के लिए, क्योंकि मैथ का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैथ में आपका क्लियर हो गया ना, और भी मैथ के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो मैथ आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को बताता हूं चित्रकला। देखो चित्रकला के लिए क्या करना है, देखो चित्रकला में बच्चों का कंफ्यूजन है, सर ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, और क्वेश्चन तो हटाओ, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कैसे सॉल्व करें, ठीक है। और तो बनाने के लिए आएगा, बना लोगे। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आप लोगों को कल ही, ठीक है, मैं आप लोगों को चित्रकला के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूं, वास्तव में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। उस वीडियो के बाद आप ये नहीं कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। और जो चित्रकला में बचते हैं 50 नंबर, वो बनाने के लिए आता है। तो वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पेपर कैसा आएगा चित्रकला का, फिर पेपर आने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद जो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, उस पर बातें किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चित्रकला का वीडियो चाहिए कमेंट कर देना यार, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा चित्रकला का वीडियो, क्योंकि चित्रकला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो हिंदी पर जरूर फोकस करना, हिंदी का पेपर सबसे पहले 16 फरवरी को है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो सभी बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सारे बच्चे सब्सक्राइब करके रखो, सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी होगी। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।